नमस्कार साथियों, ओन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में मैं की कौशल आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सेशन जैसा कि आप जानते हैं कि एमसीक्यू सेशन होता है, मॉक टेस्ट इसमें हुआ करते हैं। तो आज के इस एमसीक्यू सेशन में हम मौर्य काल से संदर्भित क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि मौर्य काल से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में आया करते हैं। तो मौर्य काल से सबसे पहला क्वेश्चन तो हमने पिछले भी जो एमसीक्यू की सेशन था उसमें मौर्य काल को ही शुरू किया था। आज हम देखते हैं इसमें अभिलेखों से संदर्भित चीज़ें कैसी हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यही बनाते हैं कि जो अशोक के अभिलेख है, जैसे अशोक के अभिलेख जो हैं, इसे पढ़ने में सफलता किसे मिली सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, पढ़ने में सफलता सबसे पहले इसमें किसे मिली, तो ये क्वेश्चंस बराबर बनते हैं। तो 1837 में 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को पढ़ा। और ये अभिलेख कौन सा था, ये भी क्वेश्चंस बनता है। तो दिल्ली टोपरा का अभिलेख था, दिल्ली टोपरा। ठीक है, अभिलेख दिल्ली टोपरा का अभिलेख था, जो मतलब अशोक के, जिसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख जो है वो कहाँ से मिले हैं, मतलब कितने जगहों से मिले हैं। तो इससे क्वेश्चन, जो बृहद शिलालेख हैं वो कहाँ से मिले हैं। तो अशोक के बृहद शिलालेख जो है वो कितने मतलब जगहों से मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन बनेगा कि बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है। तो संख्या जो है अभिलेखों की वो है 14। और मिले कितने जगहों से हैं, तो स्थलों के बारे में ये पूछते हैं, तो ये 8 स्थल से मिले हैं। ठीक है, संख्या अभिलेखों की 14 है, लेकिन मिले कितने से हैं, तो 8 स्थल से मिले हैं। ठीक है, अब चलिए, अशोक के अभिलेख की भाषा से संदर्भित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं कि अशोक के अभिलेख की भाषा कौन सी थी। ठीक है, तो इससे 4-5 क्वेश्चन हम यही देख लेते हैं। तो अशोक के अभिलेख की भाषा, एंड लिपि भी, लिपि। ठीक है, भाषा कौन सी है और लिपि कौन सी है, तो अच्छे ढंग से समझिएगा इसको। ठीक है, अशोक के अभिलेख में जो भारत से मिले हैं, ठीक है, जो अशोक के अभिलेख भारत में मिले हैं उसकी भाषा क्या है, तो प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा है जो भारत से मिले हैं। ठीक है, और इसकी लिपि क्या है, तो लिपि ये भाषा हो गई, और ब्राह्मी लिपि है। उसके अभिलेखों की लिपि क्या है, तो ब्राह्मी है। तो भाषा कौन सी है, प्राकृत, और लिपि जो है वो ब्राह्मी है। अब ये से क्वेश्चंस और बनाएंगे, अभी और देखते हैं। लेकिन नॉर्थ वेस्ट में जो अभिलेख मिले हैं अशोक के, तो जो नॉर्थ वेस्ट से इंडिया है ये, तो इंडिया का ये जो भाग है, तो ये भाग जो है नॉर्थ वेस्ट है ना। तो नॉर्थ वेस्ट के जगह से इसकी जो लिपि मिली है अभिलेख की, वो खरोष्ठी लिपि मिली है, खरोष्ठी लिपि मिली है। अब देखिए, ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, शाहबाज गली, मनसेहरा वगैरह में। लेकिन अब यहीं पे एक और क्वेश्चंस बनता है कि मतलब और भी कौन कौन सी है। तो आप देखेंगे कि कंधार शेकुना में द्विभाषीय और द्विलिपीय इसके अभिलेख मिले हैं। तो वहाँ पे ये जो है यूनानी और आरमेइक लिपि, और यही भाषा भी, ठीक है, ये मिली है। मतलब खरोष्ठी भी है, यूनानी भी है, आरमेइक भी है। ठीक है, तो अब कौन कौन सी हो गई, तो ब्राह्मी लिपि भी हो गई,
खरोष्टी लिपि भी हुई, यूनानी लिपि और आर्मेइक लिपि भी, ठीक है। भाषा प्राकृत भाषा, खरोष्टी, यूनानी और आर्मेइक, ठीक है। तो ये रही अशोक के अभिलेखों की भाषा एंड लिपियाँ। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस फंसाते हैं, ये यहीं पे क्वेश्चन फंसाते हैं। ये देते हैं जो ऑप्शन में, उसमें संस्कृत जरूर होता है, संस्कृत जरूर होता है ऑप्शन में। जैसे कि मान लें अशोक के अभिलेख की भाषा पूछते हैं अगर, तो ये ऐसे तो देंगे, ये प्राकृत भी देंगे, ठीक है, संस्कृत देंगे, उसके बाद में पाली देंगे, पाली भी देंगे, ठीक है, संस्कृत देंगे, पाली देंगे, तो ये सारी चीज़ें वो देंगे, ठीक है। अब इसमें चुनने की बात आएगी, है ना, तो जब चुनने की बात आएगी तो यहीं पे समस्या उत्पन्न होती है बच्चों के साथ में, कि चूँकि अशोक बौद्ध धर्म का मानने वाला था, कुछ हिसाब से लगाते हैं कि अशोक बौद्ध धर्म का मानने वाला था और बौद्ध धर्म की भाषा जो है वो पाली है, तो वो पाली पे टिक करते हैं, ठीक है, जो कि गलत है। पाली की भाषा है नहीं किसी भी अभिलेख की, ठीक है। उसके बाद में कुछ दो मतलब लड़के ये हैं जो सोचते हैं कि चलो वैदिक काल की भाषा संस्कृत थी, महाजनपद में भी हमने सारे महाकाव्य पुराण सब संस्कृत में ही पढ़े थे, तो ये चीज़ें जो है ये संस्कृत में ही होंगी, और ये भी जो है संस्कृत को वो करते हैं, मतलब उसको चूज करते हैं, लेकिन ये भी गलत होता है। और ये समस्या हाँ हम लोग अनुभव के साथ बता सकते हैं कि हम लोगों ने, मैंने भी एक बार संस्कृत लगा दिया था, तो इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा इन्फेसाइज करके आपको पढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन अब यही पे प्राकृत भाषा है, ठीक है। अशोक धर्म तो मानता है बौद्ध धर्म, लेकिन प्राकृत किसकी पहचान है? जैन धर्म की, लेकिन प्राकृत भाषा का उपयोग ये करता है, ठीक है। लिपि तो ब्राह्मी रहेगी ही, तो अब लिपि तो संस्कृत की ही ब्राह्मी है, हिंदी की भी ब्राह्मी है, लेकिन यही प्राकृत भाषा है। तो इससे संदर्भित हमने क्वेश्चंस देखे। अब दोस्तों अब क्वेश्चंस हम देखते हैं कि अब ये तो भाषा से संदर्भित रहा, ठीक है। अब क्वेश्चंस, अब हमने क्या बताया आपको कि 8 जगह से मिले और क्या है कि 14 अभिलेख मिले। अब देखिए इसमें धौली और जौगढ़ से भी अभिलेख मिला है, ठीक है, लेकिन जो 8 जगह है उसमें सब जगह 1 से 14 तक अभिलेख नहीं खुदे हुए हैं। एक धौली जगह है जो उड़ीसा में है, और एक जौगढ़ है, ये दोनों कहाँ हैं? उड़ीसा में हैं, ये दोनों उड़ीसा में हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसकी खासियत क्या है? तो जो 1 से 14 तक अभिलेख खुदे हुए हैं उसमें इसमें क्या है कि अभिलेख नंबर 11, 12 और 13, ये जो अभिलेख नंबर जैसे 1 से 14 तक में है, तो प्रथम बृहद शिलालेख, द्वितीय बृहद शिलालेख, इसी तरह से 11वां बृहद शिलालेख, 12वां बृहद शिलालेख और 13वां बृहद शिलालेख, ये तीनों चीज़ें वहाँ पे नहीं है उत्कीर्ण धौली और जौगढ़ में। इसके जगह पे 2 अन्य अभिलेख, 2 अन्य लेख हैं यहाँ, जिसे हम क्या कहते हैं कि पृथक कलिंग प्रज्ञापना, ये इस नाम से जो है वहाँ पे 2 अन्य लेख वहाँ पे खुदे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और इस क्वेश्चन को बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। अब चलिए, अब एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि द्विभाषीय और द्विलिपीय लेख कहाँ से मिला है, ठीक है। जैसे और तो प्राकृत है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो तो द्विभाषीय एंड द्विलिपीय, ये जो है ये सेकुना, कंधार, उस समय कंधार या कंधार, ये कहाँ है? अफगानिस्तान में है ये। तो अफगानिस्तान से जो सेकुना जगह से जो अभिलेख मिले अशोक के 1 से 14 तक, उसकी भाषा क्या है? तो
आरमेइक और यूनानी। ये क्या है? ये भाषा भी है और ये क्या है? ये लिपि भी है। तो द्विभाषीय और क्या हमने बताया कि द्विभाषीय और द्विलिपीय लेख जो है अशोक के कौन से कहाँ से मिले हैं? तो यही मतलब आपको शेकुना कंधार से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चंस हमेशा बनता है, इसलिए इसको आप देख लें। अब हम देखते हैं कि खरोष्ठी लिपि की बात करते हैं कि अशोक के अभिलेख जो है वो खरोष्ठी लिपि में कहाँ पे हैं? खरोष्ठी लिपि में। ठीक है, तो पाकिस्तान में शहबाजगढ़ी और एक है मनसेहरा, ये दोनों जगह से हमें खरोष्ठी लिपि में अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस क्वेश्चंस को भी आप देख लीजिए। अब आरमेइक लिपि, सिर्फ आरमेइक लिपि की बात करें हम कि आरमेइक लिपि, आरमेइक लिपि, आरमेइक लिपि से में कौन सा अभिलेख खुदा हुआ है अशोक का? तो यही पे हम तक्षशिला, तक्षशिला में जो अभिलेख मिला है वो किस भाषा में है? तो आरमेइक भाषा में है। तक्षशिला का अभिलेख किस में है? तो आरमेइक लिपि में है। और एक जगह और है लघमान, लघमान ये कहाँ है? ये जलालाबाद पाकिस्तान में है ये। ठीक है, तो लघमान से और तक्षशिला से हमें आरमेइक लिपि का अभिलेख मिला है। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे प्राकृत लिपि भाषा और ब्राह्मी लिपि से तो क्वेश्चंस पूछते नहीं है क्योंकि अधिकतर की वही भाषा है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से जो बनते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आप भी देखेंगे द्विभाषीय और द्विलिपीय से संदर्भित, जो कि शेकुना कंधार से मिला है उससे आते हैं। और ये जो है किस किस जैसे अलग अलग जो भी लिपियाँ जो मिली हैं अभिलेख की, तो वो सारी चीज़ें भी हमने यहाँ पे देख ली। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि अशोक के अभिलेख से संदर्भित चीज़ों को। ठीक है, तो अशोक के अभिलेख जो 8 जगह से मिले हैं उसमें कौन कौन सा जगह है ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मनसेहरा शहबाजगढ़ी ये पाकिस्तान में है, धौली जौगढ़ी ये उड़ीसा में है, 4 हो गया। उसके बाद में कालसी है, तो कालसी कहाँ है? ये देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, कालसी देहरादून उत्तराखंड में है। उसके बाद में हम देखते हैं गिरनार, तो गिरनार कहाँ है? जूनागढ़ गुजरात में है। और उसके बाद हम देखते हैं कौन? एर्रागुड्डी, एर्रागुड्डी कहाँ है? आंध्र प्रदेश के कुरनूल में है। और एक जगह है सोपारा, सोपारा कहाँ है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट में है ये। ठीक है, 8 जगह हमने बता दिए और 1 से 14 तक जो अभिलेख हैं अब उसकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अब प्रथम बृहद शिलालेख। ठीक है, जो शिलालेख से संदर्भित चीज़ें करें तो शिलालेख को 2 भागों में बांटा गया है, बृहद शिलालेख लेख और लघु शिलालेख लेख। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं बृहद शिलालेख जिसकी संख्या 14 है। और प्रथम में क्या है ये देखते हैं हम। तो प्रथम बृहद शिलालेख लेख, ठीक है, इसमें क्या चीज़ें हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप देखें कि यहीं पे अशोक पशु हत्या पर, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है कि पशु हत्या और समारोहों पर ये क्या करता है कि प्रतिबंध लगाने की बात करता है।
ठीक है। पशु हत्या और समारोहों पर प्रतिबंध किस अभिलेख में वर्णित है अशोक के? तो प्रथम बृहद शिलालेख में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये क्वेश्चन रहा, ये ज़्यादातर ये तर यही पूछते हैं, ये प्रथम बृहद शिलालेख में क्या है? तो पशु हत्या पर रोक की बात की गई है और प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब दूसरे, प्रथम शिलालेख हो गया, अब दूसरे बृहद शिलालेख के बारे में देखें तो इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं कि पड़ोसी राज्यों की चर्चा इसने की। ठीक है, चिकित्सालय चूंकि बनवाए, चिकित्सा से संबंधित अशोक ने उपाय करवाए, तो वो अपने राज्यों में भी करवाए और पड़ोसी राज्यों में भी करवाए। तो इससे संदर्भित क्वेश्चंस बनते हैं कि जो पड़ोसी जो राज्य हैं उनकी चर्चा है, तो कौन कौन से राज्यों की चर्चा है। ठीक है, उसमें भी ऑप्शन दे देंगे आपको, सब मैं यहाँ बता देता हूँ, ऑप्शन के जो भी देंगे उस पर आप छांट पाएंगे उसको। तो देखिए किस किस की चर्चा है, चोल, पांड्य, सतीय पुत्र और केरल पुत्र। अब आप समझ रहे होंगे कि चेर भी था इसमें, यही केरल पुत्र जो है यही चेर है। ठीक है, चेर के जगह पे केरल पुत्र की वहाँ पे चर्चा की गई है इसके अभिलेख में, तो यही केरल पुत्र है। तो किस किस की चर्चा है? चोल, पांड्य, सतीय पुत्र और केरल पुत्र मतलब चेर। ये जो था ना, ये राज्य, ये अशोक के साम्राज्य के बाहर के राज्य थे ये। ठीक है, ये पड़ोसी राज्य के रूप में ये वर्णित है अशोक के दूसरे बृहद शिलालेख में। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, ये भी देखिए आप, दूसरे बृहद शिलालेख से एक क्वेश्चन और बनता है, और वो क्वेश्चन ये है कि इसके विदेशी राज्यों की चर्चा इसमें है। ठीक है, तो विदेशी राज्यों की चर्चा है, तो एक तो ताम्रलिप्ति, ये श्रीलंका, और एक है आपको यूनान के मतलब यवन राज्य अंतियोक की चर्चा है इसमें, अंतियोक और इसी को आप देखेंगे तो इंग्लिश में क्या कहा गया है इसको? एंटियोकस। एंटियोकस इसका ओरिजिनल नाम था, लेकिन अशोक ने इस नाम का प्रयोग किया है अपने अभिलेख में। तो द्वितीय बृहद शिलालेख में यूनान के शासक अंतियोक की चर्चा है, ताम्रलिप्ति की चर्चा है श्रीलंका की। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि ताम्रपर्णी प्रदेश, ताम्रलिप्ति नहीं, ताम्रपर्णी प्रदेश, ठीक है, इसकी चर्चा है। यहाँ पे भी उसने चिकित्सकीय प्रबंध करवाए। ठीक है, तो उसकी चर्चा इसके द्वितीय शिलालेख में है। अब तीसरे शिलालेख की बात करते हैं, तो अशोक के तृतीय बृहद शिलालेख में इसमें क्या चर्चा है दोस्तों? अब मैं एक एक करके क्वेश्चन बनाऊँ तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन आप देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनाने का तरीका है, आप एक जगह से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारी चीज़ें आप एक जगह पढ़ लें, वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और एक चीज़ें जो है रिकॉल कर पाएंगे आप एग्जाम में। तो इसी में युक्त राजुक और प्रादेशिक की चर्चा है। तृतीय शिलालेख में क्या है कि युक्त, राजुक और प्रादेशिक की चर्चा है। अशोक कहता है कि मतलब युक्त, राजुक और प्रादेशिक जो है हमारे राज्य के विभिन्न भागों में प्रत्येक 5 साल पर दौरा करें और धम्म से संदर्भित दिशा निर्देश दें और वहाँ आचरण का पालन करवाएं। तो ये मेन क्वेश्चंस ये पूछते हैं कि युक्त, राजुक और प्रादेशिक की चर्चा अशोक के किस शिलालेख में है? तो तृतीय बृहद शिलालेख में है ये। ठीक है, अब चलिए चौथे बृहद शिलालेख की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसी में भेरी घोष की के जगह धम्म घोष, इसकी चर्चा करता है अशोक।
चौथे बृहद शिलालेख में अशोक कहता है कि प्रियदर्शी ने, अब इसमें क्या है कि एक चीज़ और, एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अशोक के किसी भी अभिलेख में आप देखेंगे तो अशोक नाम नहीं मिलेगा। इसकी चर्चा हमने पिछले एमसीक्यू क्लास में की भी थी। अशोक का नाम देव नाम पिए या देव नाम पियेदशी, यही नाम प्रयोग किए गए हैं अभिलेखों में, ठीक है। तो यही हमने कहा कि नाम मतलब प्रियदर्शी मतलब उसमें ये वर्णित है कि देवनाम प्रियदर्शी ने अपने धर्म के आचरण से भेरी घूस की जगह पे धम घूस की नीति जो है ये पालन करवाई है। ये चीज़ें जो हैं उसके चौथे पृथक शिलालेख में ये वर्णित हैं। और इसी में ये कहता है अशोक कि जो पशु हत्या पर प्रतिबंध हमारे द्वारा लगाए गए थे वो प्रतिबंध बहुत कारगर सिद्ध हुए हैं, और यहाँ पे क्या है कि राज्य में पशु हत्या की प्रवृत्ति बहुत कम हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के एमसीक्यू क्लास में। ये सेशन जो है हम कल भी कंटिन्यू रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी जो नेक्स्ट वीडियो भी रहेगा वो मौर्य साम्राज्य से ही रहेगा। तो दोस्तों तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।